Hello dear students, let's start our study once again. आज मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स पढ़ाऊँगा. नॉन फाइनाइट्स मतलब होती है अपरिमित क्रिया. ये क्रिया का एक रूप है और आप ये समझिए कि ये ट्रांसलेशन का एक इम्पोर्टेंट और लंबा सा चैप्टर है. इसमें कम से कम कुल मिलाकर के 20 हेडिंग पढ़नी पड़ेगी. नॉन फाइनाइट की हिंदी होती है अपरिमित. फाइनाइट मतलब परिमित और नॉन फाइनाइट मतलब अपरिमित. तो परिमित क्रिया क्या है? देखिए, जैसे जो टेंस की क्रियाएं हैं, मॉडल्स की क्रियाएं हैं, वे वाक्य के काल और कर्ता के वचन के अनुसार प्रभावित होती हैं. से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं पहली अवस्था अर्थात प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. टेंस से प्रभावित होती है. अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यदि कर्ता एक वचन रहता है तो क्रिया में एस ई एस आई ई एस जोड़ देना पड़ता है. कर्ता के वचन से प्रभावित होती हैं. समझ रहे ना? लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होंगी उसी तरह से किसी भी टेंस में, मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया वैसे सभी टेंस की बात है. फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कर्ता के वचन से, पर्सन से या वाक्य के काल से प्रभावित होती हैं. और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है जो वाक्य के काल, कर्ता के वचन से या पर्सन से प्रभावित ना हो, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में लिखी जाएंगी, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएंगी, चाहे आपका वाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का होगा, किसी भी टेंस का होगा. कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगी वो अपने ही स्वाभाविक रूप में लगती है वाक्यों में. उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है. जैसे आप जानिए कि नॉन फाइनाइट का अध्ययन आप 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं: इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल. तो इन्फिनिटिव टू लगा करके बनती है, जिरंड आईएनजी फॉर्म से बनता है और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से बनता है. पास्ट पार्टिसिपल आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से बनता है, मतलब तीसरी अवस्था से बनता है. इस तरह से इनका एक नेचुरल रूप है. वाक्य किसी भी टेंस का लिखा जाएगा, अगर ये क्रियाएं रहेंगी इनको उसी रूप में ही लिखा जाएगा जो इनका नेचुरल रूप है. इस स्वाभाविक सी अपने स्वाभाविक से रूप में ही वाक्यों में स्थान लेती हैं. उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. बहुत मौखिक क्या समझाएं, मैंने नोट्स लिखा है. देखिए, ऐसी क्रियाओं को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपरिमित क्रिया कहते हैं जो वाक्यों के काल या कर्ता के वचन से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि अपने स्वाभाविक रूप में ही वाक्यों में अपना स्थान लेती हैं. वो चीज़ मैं आपको मौखिक रूप से पहले ही बता दिया कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया होगी तो वाक्य आपका चाहे जिस टेंस में लिखना होगा, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया अगर रहेगी तो उसमें आईएनजी लगाना ही पड़ेगा. जिरंड की क्रिया रहेगी तो आईएनजी लगाना ही पड़ेगा. इन्फिनिटिव की क्रिया होगी तो टू लगा करके उसकी पहली अवस्था लिखनी पड़ेगी.
देखिए, इसका अध्ययन निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट्स समझने के लिए कौन कौन सी टॉपिक होती है, तो आपको कहना चाहिए कि ये 3 टॉपिक होती है: इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब हम इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, इन तीनों को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इनका प्रयोग कैसे होता है, इन्हें वाक्यों में किस स्थान पर, किस रूप में रखा जाता है, ये समझने के लिए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। देखिए, इन्फिनिटिव मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ना लगी हुई ऐसी क्रियाओं को इन्फिनिटिव कहा जाता है जो वाक्यों में संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का काम करती है। दो शर्त हुई। इन्फिनिटिव की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटिव क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ना लगी हुई ऐसी क्रियाओं को इन्फिनिटिव कहते हैं जो वाक्यों में संज्ञा की तरह से, किसी विशेषण की तरह से या क्रिया विशेषण की तरह से काम करती हैं, और निश्चित रूप से यह टू लगा करके इनकी पहली अवस्था लिखने से ही इनका निर्माण होता है। चाहे वो संज्ञा के रूप में काम करेगी, अगर इन्फिनिटिव रहेगी, ना लगी हुई क्रिया रहेगी, संज्ञा के रूप में काम करेगी तब भी टू लगा करके पहली अवस्था, विशेषण के रूप में काम करेगी तब भी टू लगा करके पहली अवस्था, क्रिया विशेषण के रूप में काम करेगी तब भी टू लगा करके पहली अवस्था। देखिए, यहां हमने लिखा भी है, वाक्य में जो संज्ञा विशेषण व क्रिया विशेषण का काम करती हैं, ना लगी हुई क्रियाओं के प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था से ठीक पहले टू लगाकर उसे इन्फिनिटिव बनाया जाता है। जैसे रीड माने पढ़ना, टू रीड माने भी पढ़ना, राइट माने लिखना, टू राइट माने भी लिखना। लेकिन ये कब लिखा जाएगा टू राइट? जब ये लिखना शब्द, ये ना लगी हुई क्रिया वाक्य में संज्ञा की तरह से काम करेगी, विशेषण की तरह से काम करेगी, या किसी क्रिया विशेषण की तरह से काम करेगी। आपको बताना होगा कि इन्फिनिटिव जो है वो 2 तरह की होती है। इन्फिनिटिव 2 रूपों में समझी जाती है, 2 तरह की होती है। मैं यहां लिख दिया हूं सिंपल इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को डिफाइन किया, उसकी कैटेगरी बताया। इसे 2 भागों में समझा जाता है, सिंपल इन्फिनिटिव के रूप में और जीरेंडियल इन्फिनिटिव के रूप में। सिंपल इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव ये 2 प्रकार की इन्फिनिटिव होती है। अब आप समझो कि सिंपल इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, जीरेंडियल इन्फिनिटिव किसको कहते हैं। देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव हमने लिखा, ना लगी हुई ऐसी क्रियाएं सिंपल इन्फिनिटिव कहलाती हैं जो वाक्यों में संज्ञा की तरह से काम करती हैं। बहुत इजी है, सो इजी। ना लगी हुई क्रियाएं जो वाक्यों में संज्ञा की तरह से काम करें, उन्हें हम
सिंपल इन्फिनिटिव की क्रिया कहते हैं। अब संज्ञाएं वाक्यों में 5 रूप में काम करती हैं। संज्ञाएं वाक्यों में 5 रूपों में काम करती हैं। तो सिंपल इन्फिनिटिव को भी 5 रूपों में समझना पड़ेगा। वो 5 रूप कौन कौन से हैं? देखो, हमने लिखा है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, गवर्नड बाय प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ये 5 हेडिंग पढ़ेंगे तब आप सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ पाएंगे, तब सिंपल इन्फिनिटिव पूरी होगी। क्योंकि सिंपल इन्फिनिटिव वही है, सिंपल इन्फिनिटिव वही है जो वाक्यों में संज्ञा का काम करे। तो संज्ञाएं वाक्यों में 5 काम करती हैं। संज्ञाओं का उपयोग 5 रूपों में किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जब किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई संज्ञा लिखी गई होती है तो उसे गवर्न बाय प्रीपोजिशन की संज्ञा कहते हैं। इस तरह से केस इन अपोजिशन, जब एक ही संज्ञा का 2 रूप एक साथ में लिखा जाता है तो दूसरा वाला रूप पहले का अपोजिशन कहलाता है। ये सब आपको मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलना है। पहले आप नॉन फाइनाइट देखें। नॉन फाइनाइट की 3 हेडिंग, फिर पहली हेडिंग। अब पहली हेडिंग के 2 भाग, सिंपल और जिरेंडियल, फिर सिंपल के 5 भाग। 5 हेडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल में। पहली हेडिंग है सब्जेक्ट टू अ वर्ब या एज अ सब्जेक्ट। चाहे आप लिख दें एज अ सब्जेक्ट, चाहे लिख दें सब्जेक्ट टू अ वर्ब। हमने लिखा इसमें, जब हिंदी वाक्य में कोई ना लगी हुई क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट का काम करे, अर्थात उसी ना लगी हुई क्रिया के बारे में ही कुछ बताया गया हो, तो ऐसी ना लगी हुई क्रिया को हम सिंपल इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट टू अ वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट का काम करे मतलब क्या? जैसे आप जानते हैं कि संज्ञाएं वाक्य में सब्जेक्ट बनती हैं। जैसे कहा जाए कि किताब विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। किताब विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? किताब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, किंतु किताब शब्द जो है एक संज्ञा है। अब इसी स्थान पर कोई ना लगी हुई क्रिया बता दी जाए। जैसे कहा जाए अध्ययन करना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, खेलना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, लिखना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, समाचार देखना, समाचार पढ़ना, समाचार सुनना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, इन्हीं सब के बारे में तो बताया जा रहा है। तो ये ना लगी हुई क्रियाएं वाक्य का सब्जेक्ट बन जा रही हैं। बात समझिए, ना लगी हुई क्रिया के बारे में ही कुछ बता दिया जाएगा, कुछ बताया जाएगा। तो जिसके बारे में पूरा का पूरा वाक्य कोई बात बताता है उसी को हम वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तो रामायण सब्जेक्ट हो गया। कहा जाए रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तो रामायण सब्जेक्ट हो गया।
लेकिन रामायण तो संज्ञा है ना। उसी रामायण के स्थान पर कोई ना लगी हुई क्रिया बता दी जाए और कोई वाक्य बना लिया जाए। जैसे कहा जाए टहलना एक अच्छा व्यायाम है, किसके बारे में बताया जा रहा है? टहलना के बारे में बताया जा रहा है। तो टहलना ना लगी क्रिया है, संज्ञा की तरह से काम कर रही, सब्जेक्ट बन रही वाक्य का, तो इसका मतलब संज्ञा हो गई, संज्ञा की तरह से काम कर रही है। जैसे कहा जाए मुस्कुराना उस समय बहुत कठिन था, उस समय मुस्कुराना बहुत कठिन था, किसके बारे में बताया जा रहा है? मुस्कुराना के बारे में बताया जा रहा है। ये सब्जेक्ट बन गई। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। लिखा हमने, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हम टू के साथ ना लगी हुई क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था जोड़कर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। मतलब ना लगी जो क्रिया रहेगी, जो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी पहली अवस्था से पहले, उसकी प्रेजेंट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे आप, और टू के साथ उस ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था लिख करके सब्जेक्ट की जगह पर ले जा करके लिख देंगे। और टू बी वर्ब या वर्ब का उपयोग, उचित उपयोग करते हुए पूरा वाक्य नियमानुसार लिखा जाता है। अगर वाक्य किसी टेंस में लिखा गया होगा तो आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। अगर वाक्य किसी टेंस में नहीं लिखा गया होगा तो इसका मतलब उसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा, टू बी वर्ब, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग होगा, मुख्य क्रिया का प्रयोग हो तो किसी टेंस में लिखा जाएगा। और अगर किसी टेंस में नहीं लिखा गया होगा तो इज, एम, आर, वाज वर्ब, टू बी वर्ब की सहायता से वाक्य लिखा जाएगा। देखिए जैसे हमने लिखा है हंसना, हमने लिखा है हंसना जीवन में उपयोगी है। हंसना जीवन में उपयोगी है, किसके बारे में बताया जा रहा है? पता चला कि इसी हंसना के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, जैसे कहा जाए दवा जीवन में उपयोगी है, तो दवा तो नाउन हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। यहाँ इस वाक्य में संज्ञा का उपयोग नहीं किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, बल्कि ना लगी हुई क्रिया का उपयोग किया गया है। तो आपको पता है कि सिंपल इन्फिनिटिव में ऐसा होता है सब्जेक्ट वर्ब वाली हेडिंग में कि कोई ना लगी हुई क्रिया वाक्य का सब्जेक्ट बन जाती है। इसका अनुवाद करना है, जैसे अभी हम लिखते कि सभी किताबें उपयोगी थी, जैसे मान लो लिखते हम ट्रांसलेशन करते सभी किताबें उपयोगी थी, तो आप लिखते ऑल द बुक्स वर यूजफुल, ये तो लिखते ना, ऑल द बुक्स वर यूजफुल। वैसे आप जहाँ ऑल द बुक्स लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, संज्ञा के रूप में सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वहीं आप इस ना लगी हुई क्रिया को सब्जेक्ट मान लीजिए, टू लगा करके इसकी पहली अवस्था लिख दीजिए, वो सब्जेक्ट हो गया, ना लगी हुई क्रिया। ठीक, जैसे देखिए कहा जाए टू लाफ हो जाएगा टू लाफ, और है मतलब इज, फिर क्या बचा है
जीवन में उपयोगी। ये कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। उपयोगी मतलब यूजफुल। टू लाफ इज यूजफुल जीवन में, इन लाइफ। बस ये सही हो गया। टू लाफ इज यूजफुल इन लाइफ। हंसना जीवन में उपयोगी है। झूठ बोलना पाप है। जैसे कहा जाए झूठ बोलना पाप है, तो अगर लाई माने लिखते हैं, लाई, लाई माने झूठ भी होता है और झूठ बोलना भी होता है। आप चाहे टू लाई लिख दीजिए, और अगर झूठ बोलना के अंग्रेजी टेल ए लाई लिखते हो, टेल ए लाई, तो टू टेल ए लाई लिखिए। हम लिख देते हैं टू लाई, या फिर आप लिख सकते हैं टू टेल अ लाई। पाप है तो इज सिन। आप लिख दीजिए टू टेल अ लाई इज सिन, या टू लाई इज सिन। कलियों को चुनना उसकी शरारत थी। लिखा गया है कलियों को चुनना उसकी शरारत थी। चुनना इसी के बारे में तो बताया जा रहा है। तो आप लिखिए टू निप, टू निप द बर्ड्स। कलियों को चुनना उसकी शरारत थी। वाज हिज मिस्चीफ मीन्स शरारत। टू निप द बर्ड्स वाज हिज मिस्चीफ। ये सिंगुलर नंबर की ही वर्ब लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि बर्ड्स के अनुसार आप समझ जाओगे। ये तो इसका कर्म है ना, सब्जेक्ट तो ये बन रहा है कलियों को चुनना। एक ही बात कही जा रही है, ये सब्जेक्ट बन रहा है सिंगुलर नंबर में, तो आप वाज लगाएंगे, वर्ड नहीं लिखेंगे, वर्ड्स के अनुसार वर्ड लिख दें। दूसरों की आलोचना करना अच्छा काम नहीं है। ये निगेटिव सा लिखा जा रहा है, तो आप निगेटिव बना लीजिएगा। दूसरों की आलोचना करना अच्छा काम नहीं है। किसके बारे में बताया जा रहा है? आलोचना करना के बारे में बताया जा रहा है। आप लिख दीजिए टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की, टू क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना करना, ये हो गया। अच्छा काम नहीं है, इज नॉट अ गुड डीड। टू क्रिटिसाइज अदर्स इज नॉट अ गुड डीड। इस नियम का उल्लंघन करना उचित नहीं था। इस नियम का उल्लंघन करना उचित नहीं था। किसके बारे में बताया जा रहा है? उल्लंघन करना के बारे में बताया जा रहा है। उल्लंघन करना के बारे में बताया जा रहा है। इसी को सब्जेक्ट बना लीजिए। निगेटिव सेंटेंस लिखा जा रहा है, तो आप लिख दीजिए टू डिसओबे, टू डिसओबे दिस रूल। टू डिसओबे दिस रूल मतलब इस नियम का उल्लंघन करना उचित नहीं था। वाज नॉट प्रॉपर। ठीक। क्या धूम्रपान करना उसकी शौक थी?
अब देखो, धूम्रपान करना के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, इसी के बारे में, यही तो सब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना, जहाँ सब्जेक्ट लिखना होता था वहीं पर लिखना। अब सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, इसका मतलब सबसे पहले टू बी वर्ब भी लगा ली जाएगी। आप लिखेंगे वाज। अब टू स्मोक, धूम्रपान करना, उसकी शौक, हिज एवोकेशन was to smoke, his avocation। क्या इस झाड़ी को छांटना तुम्हारा काम नहीं है? क्या इस झाड़ी को छांटना तुम्हारा काम नहीं है? किसके बारे में बताया जा रहा है? झाड़ी को छांटना के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इस झाड़ी को छांटना, यह सब्जेक्ट बन रहा है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव लिखा गया है। आप लिखेंगे है मतलब इज। टू प्रून मतलब छांटना, काट काट करके छांटने वाली बात जो होती है वहाँ प्रून लिखा जाता है। बाकी छांटना की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं ना, सेलेक्ट एलेक्ट ये सब होता है। इज टू प्रून दिस बुश, दिस बुश इज टू प्रून दिस बुश नॉट, तुम्हारा काम, योर ड्यूटी। is to prune this bush not your duty। आप लिख सकते हैं is not to prune your duty। क्या पर्यावरण को प्रदूषित करना एक अपराध नहीं था? लिखा गया है क्या पर्यावरण को प्रदूषित करना एक अपराध नहीं था। यस और नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है भी, यह था मतलब वाज। टू पालूट the environment, was to pollute the environment not a guilt, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोग देखें कि इन्फिनिटिव की क्रियाएं 5 रूप में काम करती हैं, जिसमें एक आइडिया मैं आपको बताया, सब्जेक्ट के रूप में जब काम करेंगी तो आप क्या करेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे कहा जाए कि शराब पीना एक गंदी आदत है, तब तो टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहा जाए कि शराब पीना लोगों को कंगाल कर देता है, तो कंगाल कर देना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब लिखा जाएगा, कंगाल कर देता है। कर्ता के स्थान पर टू लगा करके शराब पीना की अंग्रेजी लिख देंगे, प्रेजेंट फॉर्म। इस तरह से चलिए, आपको मैं यही बताना चाहूँगा इसी वीडियो में कि सिंपल इन्फिनिटिव की क्रियाएं जिस तरह से संज्ञा का काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जीरंड की क्रियाएं वाक्य में संज्ञा का काम करती हैं। सेम जैसे सिंपल इन्फिनिटिव की क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को आप जीरंड भी बना सकते हैं। केवल कुछ ऐसी बातें हैं, कहीं कहीं ये होता है कि सिंपल इन्फिनिटिव के वाक्य को आप जीरंड नहीं बना सकते हैं। बाकी
ज़्यादातर जगह ऐसी बात लागू होती है कि आप किसी भी सिंपल इन्फिनिटिव के वाक्य को आप जीरंड बना सकते हैं। केवल क्या करना होगा, अगर उसे जीरंड बनाना है तो जीरंड जो है वो आईएनजी फॉर्म होता है। आप क्या करिए, जहां टू लगाते हैं वही टू ना लगाइए, केवल आप आईएनजी जोड़ दीजिए क्रिया में। जैसे पहला हमने लिखा है टू लाफ इज यूजफुल इन लाइफ, जीवन में हंसना उपयोगी है, तो आप इन्फिनिटिव बनाए, टू लगा करके लिखे। इसी को अगर जीरंड बनाना है तो आप टू ना लगाओ, आईएनजी लगा दो। लाफिंग इज यूजफुल इन लाइफ ऐसे लिख दो। ये जीरंड का सब्जेक्टिव वर्ब हो गया। सिंपल इन्फिनिटिव की 5 हेडिंग पढ़ाई जाती है और जीरंड की भी वही 5 हेडिंग पढ़ाई जाती है। केवल गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन वाला नियम जो है वो अलग होता है। बाकी आपको बताऊं कि ज़्यादातर वाक्य जो सिंपल इन्फिनिटिव के होते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव वर्ब के हो, चाहे ऑब्जेक्ट टू वर्ब के हों, चाहे कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के हों, सबको जीरंड भी बनाया जा सकता है और इन्फिनिटिव बनाया जा सकता है। केवल अंतर यही है, अभी जो बताया वही है कि इन्फिनिटिव बनाना होगा तो टू लगा करके प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे, और अगर जीरंड बनाना होगा तो बिना टू लगाए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिख देंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, अभी आज मैं एक टॉपिक पढ़ाया। अगली वीडियो में आपको सिंपल इन्फिनिटिव में अगली हेडिंग पढ़ाएंगे